नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान प्रश्न पत्र तृतीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 5 है राजन सीरीज का। आइए देखते हैं। प्रश्न है, चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे और चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आइए पहले चित्र समझ लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी की कक्षा है। हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, ऐसे चक्कर लगाएगी सूर्य का, और चंद्रमा की कक्षा यहाँ पर है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परिछाया में आ जाता है। परिछाया यहाँ पर है ये, और उपछाया इधर है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्रमा केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का इस प्रकार एवं अवधि चंद्र आसंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो जाता है। किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख पाता है, चंद्र ग्रहण को पृथ्वी की रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है। वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आँखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्र ग्रहण से भी कम होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जलीय जंतुओं के में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, जलीय जंतुओं में अनुकूलन आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जलीय वातावरण में रहने हेतु शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जलकुलों में निगल पड़ा होता है। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटे पंख होते हैं। मछलियों में आँखों की सुरक्षा हेतु निमेषक पटल पाया जाता है जिससे मछलियाँ तैरती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, समझाइए। इसका उत्तर, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, स्थलीय जंतु जैसे गाय, बिल्ली में प्रजनन के लिए बेलनाकार चार पाद होते हैं। वायु को शरीर में ग्रहण करने हेतु विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। रेगिस्तानों में चलने के लिए ऊँटों में गद्दीदार पैर तथा भोजन के लिए कोबड़ भी पाया जाता है जिसमें वसा का संग्रह होता है। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन का विशिष्ट उदाहरण है, ऊँटों के पास गद्दीदार पैर होने से रेतों में सवारी करने तथा बोझा ढोने में उन्हें आसानी होती है। अतः इसी कारण ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? उत्तल तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? इसका उत्तर है, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है।
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है f 20 सेंटीमीटर और हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है। f का मान 20 दिया है और r हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 20 गुणे 2, इसका मान आया 40 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आज प्रौद्योगिकी की ही देन है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश की खबरों को हम चंद मिनटों में जान लेते हैं। यह बात कही जाती है कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। आइए अब आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ तथा एवं हानि बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ एवं हानि। आइए पहले लाभ देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ इस प्रकार है। कृषि के क्षेत्र में ईंधन, चिकित्सा और जनसंचार। ये पहला देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कृषि व्यवस्था पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या हेतु एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों से जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, कीटनाशक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं ईंधन। ईंधन में पहले के लोग ईंधन हेतु पेड़ों की सूखी पत्तियों, गोबर से तैयार उपले, कोयला, मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते थे, परंतु आज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की मदद से पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, एलपीजी जैसे ईंधनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इससे श्रम तथा समय की दोनों बचत होती है। आगे देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज के लिए नई औषधियों की खोज हुई और इसका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि के प्रयोग से व्यक्तियों के शरीर के अंदरूनी बीमारियों का पता लगाकर सफल इलाज किया जा रहा है। आगे देखते हैं जनसंचार। आज जनसंचार का सबसे बड़ा साधन मोबाइल बना हुआ है। इसके आविष्कार ने तो देश के प्रगति में 4 चांद लगा दिए हैं। पहले लोग सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र तार के द्वारा कई दिनों में करते थे, परंतु आज सूचना का स्थानांतरण चंद समय में हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तीव्र गति से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इसका प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध शस्त्रों को नष्ट करने से होता है। अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हानियाँ क्या क्या हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जहाँ एक और लाभ है, वहीं दूसरी ओर हानि भी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से हानियाँ इस प्रकार हैं। देखते कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होना। अगला है स्वचालित वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण का होना। अगला है स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों में की संख्या में वृद्धि है। जंगलों के अंधाधुंध कटाई से वातावरण के ताप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन होने से अनेक प्रजातियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। ये सभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का ही दुष्परिणाम है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियां बताइए। या फिर इसी को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
भोज्य पदार्थ के परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसका देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। पके हुए भोजन को जीवाणु तथा कवक बिना पके हुए भोजन की अपेक्षा बड़ी शीघ्रता से खराब कर देते हैं, इसलिए इनको परिरक्षण किया जाता है। पके हुए भोजन को भोज्य पदार्थों को जीवाणु कवक आदि से सुरक्षित रखना ही भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहलाता है। भोज्य पदार्थ के परिरक्षण की विधियां देखते हैं। पहले रसायनों द्वारा साइट्रिक अम्ल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट तथा एसिटिक एसिड आदि का प्रयोग करके जेल, जेली, जूस आदि को परिरक्षित किया जाता है। अगला देखते हैं डिब्बाबंदी या कैनिंग। विभिन्न पदार्थों जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं। आगे अचार तैयार करना। इस विधि में सिरका, तेल, नमक के प्रयोग से भोजन संरक्षित किया जाता है। अगला है सुखाना। यह साधारण और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली विधि है। सूर्य की ऊष्मा से सब्जियां, फल आदि सुखाकर संरक्षित कर ली जाती हैं। अगला है सुखाना। यह साधारण और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली विधि है। सूर्य की ऊष्मा से सब्जियां, फल आदि सुखाकर संरक्षित कर ली जाती हैं। अगला है अंतराल से उबलना और ठंडा करना। घरों में माताएं दूध बार बार उबालती हैं। इसका कारण है कि बार बार दूध उबालने से यह फटता नहीं और सुरक्षित रहता है। यह परिरक्षण की सबसे सरल विधि है। इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसायुक्त पदार्थों में लगभग 24 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बाद में पैकेट में दूध जिस विधि से लंबे समय तक के लिए भंडारित किया जाता है, यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय लिखिए। इसका उत्तर है वन संरक्षण के उपाय। पहला, वन वृक्षों की कटाई एवं नए पेड़ पौधे लगाने की दर लगभग समान हो। अगला है अनियोजित एवं अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई पर रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अगला है वन्य जीव संरक्षण के उपाय। नियम, कानून एवं प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों पर का अनावश्यक आखेट रोका जाए। अगला है वन्य जीवों की प्राकृतिक आवासों को उनके लिए अनुकूल बनाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। इसको हमने अति लघु उत्तरी में भी देखा था। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखें। किसी बड़े खाली हाल के एक कोने से यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करें तो वह ध्वनि हमें कई बार सुनाई दे सकती है। किसी पहाड़ी के सामने हम जोर से कोई नाम लें, थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है। अतः ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। ये 2018 और 23 में पूछा गया है। इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे। केवल कार्बन हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 4 संयोजकताएं एकल संयोजक बंध द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या द्वित्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये आगे अगला प्रश्न देखते हैं मधुमेह के रोगियों को अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। मधुमेह के रोगियों को अपने खान पान और जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन करना चाहिए। पहला, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए तथा लगभग 180 मिनट प्रति सप्ताह आहार में करेला, जौ, गेहूँ, लहसुन, जामुन आदि का सेवन करना अवश्य करना चाहिए।
अगला है एरोबिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज चलना को जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। अगला है नियमित ग्लूकोज की स्तर की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे किन्हीं 4 फूलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षित किया जाता है और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी बताइए। इसका उत्तर है सेब, केला, अनानास तथा अनार आदि फलों का परिरक्षण किया जाता है। इनको सोडियम बेंजोएट, कार्बन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा एसिटिक एसिड द्वारा परिरक्षित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपनाए गए कार्यक्रम हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, तकनीक सुधार से है। इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया है। वहीं उत्पादन की परंपरागत तकनीक में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए, लिखिए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर की मात्रा भोजन से पहले यानी खाली पेट 70 से 120 mmDL प्रति DL के बीच होनी चाहिए और खाने के पश्चात लगभग 2 घंटा यह मात्रा 140 mg/dl की कम से कम होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। आप पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण। इसका उत्तर है पर्यावरण शब्दों इन्वायरन तथा मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घेरना। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, अतः इसमें संरक्षण की महती आवश्यकता हो गई है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की है, जैसे SO2 पर नियंत्रण, विद्युत चालित बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार। अगला है जल स्रोतों को गंदा करना बंद करना चाहिए। अगला है जल प्रदूषण को पूर्णतः रोकना, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि और अधिकाधिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।